Very good morning to all. Myself Ajay Singh Solanki, Social Science Faculty, Resonance. Today we will be going to start the chapter, the second part of the chapter from our module, the Nationalist Movement Part 2. The first movement has been taught to you by some another teacher. I will be taking the second part of this chapter that is given in our module. In our NCERT, the chapter is given in a single part, but in our module we have divided the chapter into two separate parts. So let's start with our chapter, the Nationalist Movement Part 2. The chapter starts with the topic, the advent of महात्मा गांधी. महात्मा गांधी कब भारत में आए, उन्होंने क्या क्या किया. इस चैप्टर को शुरू करें इससे पहले हम एक थोड़ा सा समराइज वे में फर्स्ट पार्ट में क्या था, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, उसको एक समराइज्ड वे में पहले क्विक रिकैप ले लेते हैं, देन हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे. जैसे कि चैप्टर का नाम है द नेशनलिस्ट मूवमेंट या नेशनल मूवमेंट. इंडिया के अंदर किस तरीके से अलग अलग मूवमेंट्स हुए फ्रीडम के लिए, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. जैसे कि आपका चंपारण सत्याग्रह हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, बारदोली सत्याग्रह, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट्स थे जो कि हमारी कंट्री के अंदर डिफरेंट लीडर्स ने ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए ऑर्गेनाइज किए. तो नेशनलिस्ट मूवमेंट चैप्टर से क्या मतलब निकल के आ रहा है, क्या मीनिंग निकल कर के आ रहा है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर नेशनल फीलिंग्स जागृत की गई लोगों के बीच में. और इसके अंदर एक जो मेजर रोल था वो किसका था, हमारे लीडर महात्मा गांधी जी का. महात्मा गांधी ने जब वो इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने दो मेन काम किए. कौन से दो मेन काम किए, एक तो लीडरशिप प्रोवाइड करी लोग बागों के, और दूसरा लोगों को ऑर्गेनाइज किया. गांधी जी के पहले भी बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स को बाहर करने के लिए, बट कहीं ना कहीं वो बटे हुए थे उसमें लोग बाग, वो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हो पा रहे थे. इससे पहले आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 एक बहुत प्रोमिनेंट मूवमेंट था जहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हो आप स्टार्टिंग हो गई थी वहाँ से ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर करने की. 1857 से लेकर के अपन अगर 1915 तक की बात करें तो कई सारे मूवमेंट हुए, बट कहीं ना कहीं वहाँ पर एक लीडरशिप की कमी दिख रही थी हमें, कहीं ना कहीं लोग बाग संगठित नहीं हो पा रहे थे. तो महात्मा गांधी जब इंडिया में आए तो उन्होंने सबसे पहले एक ग्राउंड लेवल पे जाकर के समझा कि क्या क्या दिक्कतें हैं लोग बागों के बीच में, उनके बीच में रहे, उनकी समस्याओं को समझा और फिर उस हिसाब से अपना मूवमेंट आगे का रोड मैप तैयार किया. चलिए चालू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात. तो ये तो हो गई आपकी इनकी बेसिक एक इंफॉर्मेशन. ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड एंड वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ एंड स्टेड देयर फॉर 20 ईयर्स. महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ, पोरबंदर गुजरात में, बट वो उन्होंने पढ़ाई कहाँ पर करी अपनी आगे की फर्दर, इंग्लैंड में. उन्होंने लॉ की डिग्री ली. ही इमर्ज्ड एज अ मास लीडर ऑफ इंडिया. जब वो इंडिया वापस लौट करके आए तो उन्होंने एक धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा गेन कर ली कि वो एक मास लीडर के रूप में निकल करके आए. लोग बाग उन्हें काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया करते थे. इन साउथ अफ्रीका गांधी जी स्ट्रगल फॉर द इंडियंस इन नॉन वायलेंट मार्चेस अगेंस्ट racist skin color discrimination had emerged great respect and popularity both at national level and international level. गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ पर भी उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट अपना स्टार्ट किया. वहाँ पर भी उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट किया और उसके अंदर उन्होंने वहाँ पर सफलता प्राप्त करी. तो इसको देखते हुए वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका में भी कई लोगों ने उनको सपोर्ट किया. और जब वो इंडिया में वापस आए तो यहाँ तो वो अपने, जैसा कि इसमें बताया गया है, मास लीडर बन गए, मतलब लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गए. महात्मा गांधी स्पेंट हिज इनिशियल ईयर्स इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री, अंडरस्टैंडिंग द पीपल, देयर नीड्स एंड द ओवरऑल सिचुएशन. गांधी जी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो लोगों के बीच में रह करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे. उन्होंने लाइफ टाइम कहीं ना कहीं मूवमेंट करा, किसी न किसी पार्ट ऑफ द कंट्री में वो घूमते रहे. जैसे कि आपका अभी चैप्टर में आगे आएगा दांडी मार्च, कई सारे उन्होंने मूवमेंट्स किए और लोगों को संगठित रूप में ब्रिटिशर्स के खिलाफ एकजुट करके एक
अपना कह सकते हो प्लेटफॉर्म तैयार किया। गांधी जी लॉन्च्ड लोकल मूवमेंट्स इन चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद इन विच ही रिसीव्ड सक्सेस। गांधी जी जब इंडिया में आए तो उन्होंने 3 जगह पर मूवमेंट किया, अभी इसको और डिटेल में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, और इस मूवमेंट के अंदर वो सक्सेसफुल रहे। गांधी जी's method of fighting was known as सत्याग्रह, which was based on the principles of truth and non-violence। सत्याग्रह, ये वर्ड का क्या मतलब है? सत्य के लिए आग्रह करना। आज आप किसी से पीसफुली किसी चीज़ की डिमांड करेंगे, लॉ के अंदर रहते हुए किसी से डिमांड करेंगे, तो वह आपको जेल में नहीं डाल सकता है। गांधी जी क्योंकि लॉयर थे, पढ़े लिखे थे, तो उन्हें पता था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स से अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवाना है। अगर वो अगर वो वायलेंस का रास्ता अपनाते, अगर वो लड़ाई झगड़े करते, तो शायद ब्रिटिशर्स उनको जेल में डाल देते। बट गांधी जी क्योंकि पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने शांति का रास्ता अपनाया और लॉज में रहते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए सत्याग्रह करके एक मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें वो पीसफुली डेमोस्ट्रेशन करते थे। कुछ लोग उनके साथ जुड़ते चले जाते थे और ब्रिटिशर्स से अपनी मांगों को फुलफिल करवाते थे, पूरा करवाते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द नेक्स्ट टॉपिक इज चंपारण सत्याग्रह। इन 1917 peasants in चंपारण बिहार वर फेसिंग द टायरनी ऑफ इंडिगो प्लांटर। चंपारण कहाँ पर आता है? बिहार के अंदर आता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्या दिक्कत थी? चंपारण के अंदर जो फार्मर्स थे, वो जो वहाँ पर इंडिगो प्लांटर्स थे। इंडिगो प्लांटर्स अपन ने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा है। इंडिगो प्लांटर्स क्या करते थे? लोकल फार्मर्स को ज़बरदस्ती इंडिगो, नील की खेती करवाया करते थे। और आपको पता है कि इंडिगो फार्मिंग अगर हम करेंगे तो जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर डाउनफॉल आएगा। तो इंडिगो प्लांट जो आपके प्लांटर्स थे, वो ज़बरदस्ती कर रहे थे किसके साथ? लोकल फार्मर्स के साथ। गांधी जी वेंट टू चंपारण, डिफाइड ब्रिटिश ऑर्डर्स and refused to leave till the British were forced to withdraw the excessive tax imposed on the farmers। जो इंडिगो प्लांटर्स, जो ब्रिटिशर्स फार्मर्स के ऊपर एक्सेसिव टैक्स लगा रहे थे, गांधी जी ने उसके खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने बोला कि मैं जब तक चंपारण को लीव नहीं करूंगा, जब तक ब्रिटिशर्स हमारी मांग मान नहीं लेते, जब तक हमारी डिमांड फुलफिल नहीं हो जाती है। तो उनकी डिमांड मान ली गई। गांधी जी यहाँ पे सक्सेसफुल रहे और ज़्यादा वो फिर लोगों के बीच में मास लेवल पर पॉपुलर होना स्टार्ट हो गए। इन 1918 गांधी जी लेड द प्रोटेस्टिंग टेक्सटाइल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद हु डिमांडेड अ रेज इन वेजेस। अब अहमदाबाद में किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया गांधी जी ने? जो वर्कर्स थे वो बोल रहे थे कि हमें अपनी वेजेस के अंदर बढ़ावा चाहिए। जो उनको सैलरी मिल रही थी, जो वेजेस मिल रही थी वर्कर्स को, वो काफ़ी कम मिला करती थी। तो वेजेस बढ़ाने के लिए गांधी जी ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। फिर खेड़ा की बात करते हैं। खेड़ा कहाँ पर? गुजरात में ही। अहमदाबाद में कहाँ पर? गुजरात में। 3 जगह में याद रखनी है यहाँ पे, चंपारण, आपका अहमदाबाद, और तीसरा है खेड़ा। खेड़ा कहाँ पर आएगा? आपका गुजरात में। ही सपोर्टेड द पीजेंट्स हु वर डिमांडिंग अ सस्पेंशन ऑफ रेवेन्यू टैक्स। He soon became a mass leader with a large following। तो आपका खेड़ा में किस चीज़ के लिए वो डिमांड कर रहे थे? सस्पेंशन ऑफ रेवेन्यू टैक्स। मतलब आप कुछ टाइम के लिए हमारे पे जो टैक्स लगा रहे हैं उसको सस्पेंड कर दीजिए। जब हमारे पास वापस से कमाई चालू हो जाएगी, इनकम आना चालू हो जाएगी, तो वी विल पे योर टैक्स। बट ब्रिटिशर्स क्योंकि आपको पता था इस तरह की बातों पे भरोसा नहीं करते थे, तो गांधी जी ने बीच में इंटरफेयर किया और यहाँ पर भी उनको मैसिव सक्सेस मिला। तो हम क्या देख रहे हैं चैप्टर के अंदर? गांधी जी ग्रेजुअली, धीरे धीरे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में जाकर के लोगों की जो मूलभूत दिक्कतें चल रही थी उसको समझ रहे हैं, उसके साथ मूवमेंट कर रहे हैं और लोगों के बीच में एक अपनी जगह बना रहे हैं। नेक्स्ट है अपना टॉपिक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। It was also known as Montague-Chelmsford reforms, as the act was formulated by the Secretary of State for India, Montague, and the Indian Viceroy, Lord Chelmsford. The act introduced a number of changes in the central and provincial legislatures। अब
क्या हो रहा है यहाँ पे, हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आपका गांधी जी अपने मूवमेंट्स के अंदर सक्सेसफुल हो रहे थे, ब्रिटिशर्स को भी कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं दबाने के लिए अपनी जो पॉलिसीज़ थी उनके अंदर रिफॉर्म करना था, क्योंकि अगर गांधी जी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे तो क्या होगा, उससे आपका ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना पड़ेगा या ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर के आए। देखें इसके अंदर क्या है। पहला पॉइंट, द सेंट्रल लेजिस्लेचर वॉज रिप्लेस्ड बाय टू हाउसेस, द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट। आपका क्या इसके अंदर नई चीज़ लेकर के आए, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर अभी तक चल रहा था उसको टू हाउसेस में डिवाइड कर दिया गया। सेकंड, मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर मेंबर्स को एडमिट किया जाएगा या उनके ऊपर जो ड्यूटीज़ दी जाएंगी वो रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, किसके लिए, आपके लेजिस्लेचर के लिए। द थर्ड इज द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डुअल गवर्नमेंट और डायरची। डायरची का मतलब क्या होता है आपका, डुअल गवर्नमेंट। वर्ड याद रखना, डायरची कई बार आपके चैप्टर में आगे भी ये रिपीट होने वाला है। डायरची का मतलब डुअल गवर्नमेंट। मोनार्ची का मतलब क्या होता है, जब सिंगल रूलर रूल करता है। द सब्जेक्ट्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू टू लिस्ट, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। Under Diarchy, important departments such as finance and police remained under the control of governor, while public departments such as education and public health were given to the ministers responsible to the legislature। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कि टू पार्ट में जो वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट है उसको डिवाइड कर दिया गया है। जो प्रोमिनेंट पार्ट है वो किसके पास रखा गया है, गवर्नर के पास, और जो बाकी पब्लिक से रिलेटेड पार्ट है वो किसके पास रखा गया है, लेजिस्लेचर के पास। द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर एनलार्ज्ड, द मेजोरिटी ऑफ देयर मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड। कहीं ना कहीं अगर अपन शॉर्ट में बात करें कि निकल करके क्या आया, आपको अगर कोई पूछे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ब्रिटिशर्स लेकर के आए तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, कहीं ना कहीं इंडियंस को अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, जो वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर एडमिट कर रहे थे। अभी तक क्या होता था, सिंगल ब्रिटिशर्स अपने लोगों के साथ मिलकर के इंडिया पे रूल किया करते थे। बट जब उनको इस बात की भनक लग गई कि गांधी जी अब रुकने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने एक नई स्कीम निकाली कि कैसे हम लोगों के बीच में डिवाइड एंड रूल कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं, उनके बीच में फूट ला सकते हैं। तो इंडियन सोसाइटी से कुछ लोगों को लेकर के वो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थे उसके अंदर एडमिट कर रहे थे, ताकि एक मैसेज जाए पब्लिक के बीच में कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले की तरह नहीं रही और वो लोगों को साथ में लेकर के, इंडियन लोगों को साथ में लेकर के वर्किंग करेगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज द रॉलेट सत्याग्रह। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही चैप्टर आपका मैं बता देता हूँ 10th क्लास के अंदर नेशनलिज्म इन इंडिया करके एक चैप्टर है आपका हिस्ट्री में। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको 10th में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। लगभग 60% चैप्टर वैसा कि वैसा 10th में आपका कवर होएगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, 10th में ये चैप्टर आपको वापस मिलने वाला है नेशनलिज्म इन इंडिया टॉपिक के अंडर में। रॉलेट सत्याग्रह इन 1919, डेट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका 1 मार्क्स में पूछते हैं। रॉलेट सत्याग्रह किस ईयर में हुआ था, 1919 में। गांधी जी कॉल्ड फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। द एक्ट कर्ब्ड fundamental rights such as freedom of expression and strengthened police power. Gandhiji and people of India observed 6th April 1919 as a day of non-violent opposition to this act. Satyagrah sabhas were set up to launch the movement. अब रॉलेट सत्याग्रह क्या था, एक रॉलेट एक्ट आया था ब्रिटिशर्स की तरफ से, जहाँ पर लोगों के फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया था, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने दबा दिया था, लोगों को पकड़ के ले जाया जा रहा था। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए गांधी जी ने अपना सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, दो चीज़ें, एक था रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट को रोकने के लिए फिर गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया, इसलिए इसका नाम कंबाइंड वे में रखा गया है। इन अप्रैल 1919 देयर वर नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस एंड हड़ताल इन द कंट्री
एंड द गवर्नमेंट यूज्ड ब्रूटल मेजर्स टू सप्रेस देम। लोगों ने रोलेट्स एक्ट के खिलाफ जब सत्याग्रह चालू हुआ तो लोगों ने ब्रिटिशर्स के रोलेट एक्ट को बंद कराने के लिए मास लेवल पे देश के अलग अलग जगहों पर क्या किया, हड़ताल करी, डेमोस्ट्रेशंस करे, और ब्रिटिशर्स ने उनको दबाने के लिए, उनको रोकने के लिए उनको गिरफ्तार करना चालू किया, उनको मारना चालू किया, लोग बागों को परेशान करना चालू किया। इन अप्रैल 19, ये तो हमने पढ़ लिया, द जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज़। एट्रोसिटीज़ का मतलब क्या निकल कर के आया, हेट्रेड। जलियांवाला बाग की वजह से जो लोगों के बीच में एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं घृणा उत्पन्न हुई थी, गुस्सा उत्पन्न हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उस बारे में ये बात कर रहे हैं। जलियांवाला बाग क्या था, जलियांवाला बाग की भी हम कहानी एक बार पढ़ लेते हैं इसको टॉपिक कंप्लीट करके। जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज़ इन्फ्लिक्टेड बाय जनरल डायर इन अमृतसर ऑन बैसाखी डे वर अ पार्ट ऑफ दिस रिप्रेशन। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, आपका अमृतसर में आज भी मौजूद है, आप कभी घूमने जाएं वहाँ पर तो ज़रूर जाइएगा। जनरल डायर ने क्या किया था, आपका अमृतसर के अंदर जगह है, क्या कह सकते हैं पार्क था, और उस जगह पर क्या लगा दिया गया था, आप कह सकते हैं कर्फ्यू लगा दिया गया था। वहाँ पर लोग बागों को ये बात पता नहीं थी। उस दिन बैसाखी का दिन था, धारा 144 जिसको हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, जब क्या होता है लोग बाग मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते, तो वो ऐसे ही कर्फ्यू लगा दिया गया। जब लोग बाग वहाँ पर इकट्ठे हुए तो जनरल डायर ने उनके ऊपर बंद कर दिया उस पार्क को, और उनके ऊपर गोलियां चलवाई गई, जिसमें कई सारे लोग जख्मी हुए और कई सारे लोग आपके मर गए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्यों लोग बाग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग के अंदर, क्योंकि इससे कुछ टाइम पहले ही दो आपके जो लीडर्स थे, कह सकते हो जो कि फ्रीडम मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके खिलाफ लोग बाग इकट्ठे हुए थे अपना रोष प्रकट करने के लिए, गुस्सा प्रकट करने के लिए। और दूसरा क्या था, उस दिन बैसाखी का दिन था, तो लोग बाग एज अ फेस्टिवल के तौर पे भी जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे। उनको नहीं पता था कि इस पर्टिकुलर इलाके के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है, पहली बात। जनरल डायर ने ऊपर से, क्योंकि एक पार्क था, और ऊपर से चारों तरफ क्या कर लिया, सराउंडेड, इट वॉज सराउंडेड बाय द पुलिसमैन, और जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया कि आप इन पे ऊपर गोलीबारी करो, और जितने भी गेट थे उसके सारे बंद कर दिए गए। आज भी वो जलियांवाला बाग के अंदर आपको गोलियों के निशान दिखेंगे, एक उसमें कुआं है, देखा जा सकता है किस तरीके से लोग बाग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं के अंदर कूद गए थे। तो एक बहुत ही गलत तरीका अपनाया ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के खिलाफ। उनको, ब्रिटिशर्स को ये लगा था कि जलियांवाला बाग करने के बाद कहीं ना कहीं जो इंडियंस हैं वो हमारे से डर जाएंगे और अब हमारे खिलाफ कोई मूवमेंट चालू नहीं करेंगे, बट हुआ इसका बिल्कुल अपोजिट। जलियांवाला बाग के बाद जो इंडियंस के मन में जो दबा हुआ गुस्सा था वो एक तरीके से फूट पड़ा, और लोगों ने और ब्रूटल तरीके से और मासिव होकर के ब्रिटिशर्स का विरोध करना चालू कर दिया। तो आप कह सकते हैं एक तरीके से चिंगारी का काम किया। ब्रिटिशर्स ने जो सोचा हुआ उसका बिल्कुल उल्टा, और लोग बाग काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर थे उस टाइम पे, और वो चाहते थे कि कोई एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट हो या कुछ ऐसा मोमेंटम मिले ताकि हम अपना गुस्सा ब्रिटिशर्स के खिलाफ उतार सकें। ड्यूरिंग द रॉलेट सत्याग्रह, द पार्टिसिपेंट ensured that Hindus and Muslims were united against British rule. Mahatma Gandhi saw India as a land of all people who lived in the country, Hindu, Muslim and those of other religions. ये नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा इसके अंदर ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा इस टॉपिक में क्या था। टॉपिक में क्या बोला गया है आपका, गांधी जी चाहते थे लोग बाग अलग अलग कम्युनिटीज़ के सारे साथ में जुड़ कर के रहें और एकजुट होकर के ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी जो रोष है, जो अपनी कहीं ना कहीं गुस्सा है, जाहिर करें। खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। इन 1920 द ब्रिटिश इम्पोज्ड अ हार्श ट्रीटी ऑन द तुर्किश सुल्तान और खलीफा। समझते हैं हम खिलाफत एजिटेशन का मतलब। अब ब्रिटिशर्स की इंडिया की अपन बात करें तो ठीक है, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला आपका 1914 से 18, कहीं ना कहीं खलीफा से भी ब्रिटिशर्स की क्या चल रही थी, अनबन चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने खलीफा जो कि तुर्किश सुल्तान के, उनके ऊपर एक हार्श ट्रीटी, एक कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया, एक ट्रीटी उनके ऊपर इम्पोज कर दी। किसके ऊपर? तुर्किश सुल्तान के ऊपर, जिनको खलीफा भी कहा जाता है। द लीडर्स ऑफ खिलाफत एजिटेशन
Muhammad Ali and Shaukat Ali initiated a full-fledged non-cooperation movement. अब जो खलीफा के सपोर्टर थे इंडिया में, स्पेसिफिकली मुंबई वाले पार्ट में, क्या नाम था उनका? मोहम्मद अली और शौकत अली। क्या बोला जाता था इनको निकनेम से? अली ब्रदर्स। ठीक है, इन्होंने इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या चालू कर दिया? अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये बात गांधी जी को पता चली कि भाई मैं भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहा हूँ और एक तरफ जो अली ब्रदर्स हैं वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हम दोनों का एनिमी एक ही है तो क्यों ना हम दोनों मिल करके क्या करें? मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाएं और आगे बढ़े। देखते हैं, गांधी जी सपोर्टेड देयर मूवमेंट एंड अर्ज्ड द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर, द खिलाफत रॉन्ग एंड डिमांडेड स्वराज। स्वराज वर्ड अब आ गया है यहाँ पे। स्वराज का मतलब क्या होता है? हम अपने लेवल पर क्या करेंगे? अपनी कंट्री के अंदर खुद का राज करेंगे, स्वराज, खुद का राज। द NCM gained momentum through 1921 to 22. British titles were surrendered and boycotted the legislature. The import of foreign clothes fell drastically between 1920 to 22. Large part of the country were on the brink of a formidable revolt. NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब क्या? असहयोग आंदोलन। हमें सहयोग नहीं करना, हमें कोऑपरेट नहीं करना। किसका कोऑपरेट नहीं करना? ब्रिटिशर्स का। कौन इसको लेकर के चल रहा है मूवमेंट को? महात्मा गांधी। लोग बाग क्यों इसके अंदर जुड़ेंगे? क्योंकि आपका बुलेट वाला काम हो गया, जलियांवाला बाग हो गया, लोग बाग ब्रिटिशर्स के खिलाफ कहीं ना कहीं परेशान है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी? पाइलअप होती जा रही थी, कनेक्टेड होती जा रही थी एक दूसरे से, और लोग बाग चाह रहे थे कि हम कोई ना कैसे अपना एक प्रोटेस्ट करें। तो NCM ने उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया अपना प्रोटेस्ट करने के लिए। अब देखते हैं नॉन कोऑपरेशन के अंदर क्या क्या मेथड्स अपनाए गए महात्मा गांधी के द्वारा, लोग बागों के द्वारा। द मूवमेंट एम्ड टू डिस्टर्ब नॉर्मल लाइफ एंड ब्रिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टू अ स्टैंड स्टिल। मूवमेंट क्या चाहता था? ब्रिटिशर्स की जो यहाँ पर सरकार चल रही है उसको रोका जाए, ब्रिटिशर्स जो यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं उसको रोका जाए। क्या क्या मेथड थे देखते हैं। It was to proceed in stages, beginning with the renunciation of the title which Indians had received from the British. सबसे पहले क्या किया गया? जितने भी टाइटल देते ब्रिटिश ने, जैसे कि आपका टाइटल आप ले सकते हैं सूबेदार हो गया, इस तरीके के अलग अलग जो टाइटल्स थे जो दिए गए थे ब्रिटिशर्स ने, उन सबको इंडियंस ने क्या कर दिया? बॉयकॉट कर दिया कि हमें आपके टाइटल नहीं चाहिए। दूसरा देखते हैं, गांधी जी रिटर्न्ड हिज केसरे हिंद मेडल while Rabindranath Tagore and Subramanya Iyer had already returned their title. गांधी जी ने जो अपना एक टाइटल था केसरे हिंद, उसको भी क्या कर दिया? लौटा दिया, उसको मना कर दिया। Students were asked to boycott educational institutes run by the British. Indigenous institutions such as Jamia Millia Islamia and Kashi Vidyapeeth were set up. अब ब्रिटिशर्स ने को कहीं ना कहीं स्टॉप करने के लिए, उनकी वर्किंग को रोकने के लिए एक तरफ तो टाइटल को क्या किया गया? बायकॉट किया गया। इसके अलावा गांधी जी ने अपना टाइटल केसरे हिंद भी लौटा दिया। जो स्टूडेंट्स थे, जो यूथ था, उन्होंने ब्रिटिशर्स के स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाना बंद कर दिया। पीपल वर आस्क्ड टू बायकॉट फॉरेन गुड्स, ह्यूज बॉनफायर्स वर लिट टू बर्न फॉरेन गुड्स। गांधी जी एडवोकेटेड द स्पिनिंग and wearing of khadi while boycotting British made clothes. अब गांधी जी ने बोला कि जो विदेश से कपड़े आ रहे हैं, आपके इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया के अंदर, आप उन सबको बंद कर दीजिए खरीदना। उसकी बॉनफायर का मतलब इस कपड़ों को इकट्ठा करके उसमें आग लगा दीजिए और हम लोग अपनी खुद की स्वदेशी कपड़ा बनाएंगे, इसका क्या नाम दिया गया? खादी। खादी बनाइए और खादी को ही आप प्रमोट करिए। आज भी आप देखेंगे इंडिया में अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्रीज़ के अलग अलग जगहों पर खादी ग्रामोद्योग करके दुकानें बनी हुई हैं, जहाँ पर स्पेसिफिक खादी से संबंधित ही कपड़े मिलते हैं और सेल किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल रिफ्यूज्ड टू कास्ट देयर वोट्स फॉर इलेक्शन टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेचर। लॉयर्स बॉयकॉटेड कोर्ट, स्ट्राइक्स एंड हड़ताल्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री। अब लोग बागों ने गवर्नमेंट जो ऑफिसेज ज्वाइन कर रखे थे उसको भी बंद किया, लॉयर्स ने अपना काम बंद कर दिया और लोग बागों ने वोट देने से भी मना कर दिया
रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के लिए। अ कैंपेन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस was to start at the last stage of the movement. Bardoli in Gujarat was chosen as the first state where taxes would not be paid. जैसा कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि बारडोली सत्याग्रह भी आपका हुआ था, तो वही यहाँ पर नाम आपका वापस रिपीट हुआ है। लोग बागों ने बोला कि हम ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं देंगे क्योंकि हमारे टैक्स से ही तो ये लोग कमाई करके हमारे खिलाफ वेपन्स खरीद रहे हैं, हमको रिप्रेस कर रहे हैं, तो हम इनको पैसा अब नहीं देंगे। Indians refused to serve in the army and in government job. Coming to the next topic, Chauri Chora incident and withdrawal of the movement. A violent incident at Chauri Chora, which is situated in Gorakhpur on 5th of February 1922, made Gandhiji call off the non-cooperation movement. चौरी चौरा कहाँ पर सिचुएटेड है आपका? गोरखपुर में। अब यहाँ पर क्या हुआ था, कैसे गांधी जी ने अपना मूवमेंट बंद कराया, देखते हैं। द पुलिस स्टेशन एट चौरी चौरा फायर्ड एट अ ग्रुप ऑफ डेमोस्ट्रेशन। द डेमोस्ट्रेशन रिटेलिएटेड बाय बर्निंग डाउन द पुलिस स्टेशन कॉजिंग अ डेथ ऑफ 22 इंग्लिश पुलिसमैन। लोग बाग क्या कर रहे थे, एक अपना रैली निकाल रहे थे, पीसफुल रैली निकल रही थी, पर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में गुस्सा तो था, तो लोग बागों ने क्या कर दिया, चौरी चौरा में एक पुलिस थाना था उसको जला दिया, और उसको जला दिया तो उसके अंदर जो 22 पुलिस वाले थे, ब्रिटिश पुलिस वाले थे, उनको भी क्या हो गया, जला दिया गया उसके अंदर, और वो मर गए। इन सब से गांधी जी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से क्या चाहते थे, पीसफुली मूवमेंट करना, तो इसलिए उनको जो मूवमेंट था एनसीएम उसको कॉल ऑफ करना पड़ा। गांधी जी वॉन्टेड द मूवमेंट टू बी नॉन वायलेंट, सो इट वॉज कॉल्ड ऑफ इन द वेक ऑफ द वायलेंस। ऑन 10th March 1922, गांधी जी वॉज अरेस्टेड एंड सेंटेंस्ड टू 6 year इम्प्रिजमेंट। अब ये सब देखते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उनको 6 साल की सजा सुनाई गई। इवेंट्स आफ्टर द एनसीएम। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका हो गया, उसको कॉल ऑफ भी कर दिया। उसके बाद कौन कौन से इवेंट थे आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया गया। कांग्रेस लीडर्स वर डिसअपॉइंटेड बाय द गांधी जी डिसीजन टू विड्रॉ द एनसीएम। कांग्रेस के अंदर उस समय कांग्रेस आपकी एक तरीके से अच्छे लेवल पे काम कर रही थी, और कांग्रेस के जो कुछ लीडर्स थे वो चाहते थे एनसीएम को कॉल ऑफ नहीं किया जाए। इन जनवरी 1923, चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू formed the Swaraj Party along with the prominent leaders such as Hussain Shahid of Bengal, Vittal Bhai Patel and other Congress leaders who were dissatisfied with the Congress. In December 1922, Chitranjan Das, Narasimha Chintaman Kelkar and Motilal Nehru formed the Congress Khilafat Swaraj Party along with the Congress leaders who were becoming dissatisfied with the Congress. The No Changers was the other group who accepted Gandhi decision to withdraw the movement. कुल मिलाकर के क्या इसके अंदर हमें समझना है, एनसीएफ को जब हमने कॉल ऑफ कर दिया उसके बाद कांग्रेस के अंदर से कुछ लीडर्स ने एक नई पार्टी बनाई, इसका क्या नाम रखा, स्वराज पार्टी। प्रोमिनेंटली कौन ने इसको बनाया था, CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। देखिए यहाँ पे इमेज डाली एक, CR दास वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम बंगाल। ही वॉज पॉपुलरली कॉल्ड देश बंधु। ठीक है, आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया, 1927 में। द साइमन कमीशन वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लेड बाय सर जॉन साइमन हु केम टू इंडिया इन 1927 टू स्टडी द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। समझते हैं क्या बोला गया इसके अंदर। आप ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जॉन साइमन को भेजा, किस लिए भेजा, इंडियन एक्ट की स्टडी करने के लिए और आगे बताने के लिए कि किस तरीके से इंडिया के अंदर हमें वर्किंग करनी है, क्या इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना चाहिए, अगर बनेगा तो उसके अंदर किस तरीके की हमें रूल्स रेगुलेशंस रखने हैं। क्या बोला गया इसके अंदर, 7 मेंबर्स थे इसके अंदर फ्रॉम द ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो इंडिया आए थे यहाँ की वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट को स्टडी करने के लिए और उस पर अपना एक आउटकम देने के लिए। द कमीशन डिड नॉट इंक्लूड अ सिंगल इंडियन मेंबर। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स December
1927 सेशन इन चेन्नई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन सा सेशन था, चेन्नई वाला सेशन था। कौन सा ईयर था, 1927। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ने अपने इस सेशन के अंदर क्या रिजोल्व किया, क्या रेजोल्यूशन लिया, टू बॉयकॉट द कमीशन, अ फैक्शन ऑफ द मुस्लिम लीग लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग कौन थे इसके अंदर एक प्रोमिनेंट लीडर, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑल्सो डिसाइडेड टू बायकॉट द कमीशन व्हेन द कमीशन अराइव्ड इन इंडिया ऑन 3 फरवरी 1928। अब आपका एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर रेजोल्यूशन ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली है कि भाई हम क्या करने वाले हैं, साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इंडिया का जब ये लोग स्टडी करने आ रहे हैं, यहाँ की वर्किंग को स्टडी करने आ रहे हैं, तो इसके अंदर इंडियंस को भी इन्वॉल्व होना चाहिए था। इंडियंस ज़्यादा जान सकते हैं अपने कंट्री के बारे में इन कंपैरिजन टू द ब्रिटिशर्स। तो आपका यहाँ पर एक निश्चय हो गया कि जब साइमन कमीशन इंडिया में आएगा, जब जॉन साइमन अपने साथियों के साथ आएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। ठीक है, किस तरीके से विरोध करेंगे देखते हैं अपन। प्रोटेस्टर ग्रीटेड द कमीशन विद द ब्लैक फ्लैग एंड प्ले कार्ड्स ऑफ कोबेक साइमन। इन पंजाब, पुलिस लाठी चार्ज्ड एन एंटी साइमन कमीशन प्रोसेशन लेड बाय लाला लाजपत राय। Lalaji succumbed to the fatal blows he received. The commission published its report in 1930. It proposed the abolition of diarchy and the establishment of representative government in the provinces. अब कमीशन ने जब आया तो कमीशन ने क्या बोला, आपका रिपोर्ट बना करके दी 1930 के अंदर, और क्या बोला यहाँ पर कि हमें क्या करना है, डायरची को एंड करना है, और क्या करना है, सेकंड क्या बोला गया इसके अंदर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस के अंदर हमें एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट को लेकर के आना है। तो यहीं पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है टॉपिक का ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट हम अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।